हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम गुमनाम हवेली का एपिसोड 13। स्टार्टिंग में बुआ दादी हैरान होकर कहती है, ऐसा कुछ इस घर में अभी अभी घट चुका है जो किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए था। शिप्रा के पापा कहते हैं, बुआ क्या आपका इशारा पापा की पेंटिंग की तरफ है? बुआ दादी कहती है, हाँ जय, तुम ठीक समझे। शिप्रा पूछती है, क्या हम उस पेंटिंग को नष्ट कर सकते हैं बुआ दादी? बुआ दादी कहती है, हम अब कुछ नहीं कर सकते मेरी बच्ची। भैया भी अगर चाहे तब वे भी कुछ नहीं कर सकते। शिप्रा के पापा पूछते हैं, बुआ जब हम कुछ नहीं कर सकते अभी तो आगे जो होगा वह देखा जाएगा। शिप्रा कहती है, हाँ बुआ दादी, आप प्लीज दादाजी के बचपन की कहानी आगे सुनाइए ना। बुआ दादी कहती है, ठीक है सुनाती हूँ। भैया ने जो पेंटिंग बनाई थी वह एकदम अजीब थी। महुआ के पेड़ों पर लटकी हुई पायलें और फांसी लगाकर लटके हुए कुछ लोग। शिप्रा के दादा यानी कि भूदेव ठाकुर, उनकी माँ कहती है, यह क्या बनाया तूने भूदेव? भूदेव ठाकुर कहते हैं, मैंने नहीं बनाया माँ, ये तो। पर भैया की पूरी बात सुने बिना ही उस दिन पापा ने उन्हें डांट दिया और कहने लगे, चुप कर नालायक, जो मन में आए बोलता रहता है। फिर अगले दिन ही हमारे घर के सामने के पेड़ पर पायलें लटकी हुई दिखी। भूदेव ठाकुर की माँ कहती है, अरे देखो ये पायलें तो ऐसी ही लटक रही है जैसी भूदेव की पेंटिंग में है। लेकिन पापा उसे सच मानने को तैयार नहीं हुए और माँ को हमेशा की तरह अंधविश्वासी कहा। पापा कहने लगे, किसी ने भूदेव की पेंटिंग देखकर यह शरारत की होगी। तुम कहाँ की इस अंधविश्वास में पड़ी रहती हो? लेकिन फिर पेंटिंग की तरह ही हर दूज की रात घर के लोगों की आत्महत्या का सिलसिला शुरू हुआ। पापा ने इसे भी एक कोइंसिडेंस ही माना। फिर कुछ दिनों के बाद भैया ने एक और पेंटिंग बनाई। उसे केवल मैं देख पाई थी क्योंकि फिर भैया ने उस पेंटिंग को छुपा दिया था। और भैया ने मुझसे कहा था, राजलक्ष्मी तुम इस पेंटिंग के बारे में किसी को मत बताना। मैंने कहा, पर भैया। तभी भैया का चेहरा एकदम से बदल गया और मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। राजलक्ष्मी कहती है, ठीक है भैया, नहीं बताऊंगी। उस दिन हवेली में पार्टी थी और सभी बहुत खुश थे। तभी माँ ने भैया को पार्टी छोड़कर बाहर जाते हुए देखा। माँ कहने लगी, अरे ये भूदेव कहाँ जा रहा है? भैया बाहर अमलतास के पेड़ के नीचे खड़े थे कि माँ ने उन्हें आवाज देते हुए कहा, भूदेव इतनी रात को तू अकेले यहाँ क्यों खड़ा है? चल अंदर चल। लेकिन भैया का चेहरा बदल चुका था और उनकी आंखों में वहशियत थी। माँ के पीछे पीछे मैं भी बाहर आ गई थी और सब कुछ देख सुन रही थी। भैया का ऐसा चेहरा देख मैं और माँ जोर से चीख पड़े। माँ कहने लगी, नहीं भूदेव मैंने किया भैया, नहीं। चलती हुई पार्टी रुक गई और सभी बाहर आ गए। पापा ने कहा, क्या हुआ? माँ कहने लगी, वो भूदेव को देखो। पापा ने भैया की तरफ देखा तो वो सामान्य थे और अमलतास के पेड़ के नीचे खड़े मुस्कुरा रहे थे। पापा कहने लगे, क्या हुआ भूदेव को? यह तो ठीक है। माँ कहती है, पर अभी कुछ। तभी पापा भैया से कहते हैं, क्या हुआ भूदेव, तुम पार्टी छोड़कर बाहर क्यों आ गए? भूदेव कहता है, कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही थोड़ी सी घुटन सी हुई तो सोचा बाहर ही खुली हवा में आ जाऊं। भैया की इस बात को सुनकर सभी शांत हो गए और पार्टी फिर से शुरू हो गई। लेकिन मैं और माँ पहले की तरह ही डरे हुए थे और अगली सुबह माँ की लाश हमें इसी अमलतास के पेड़ से लटकती मिली। पापा कहने लगे, हम सब पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। हमारी हंसती खेलती जिंदगी को किसी की नजर लग गई थी। मैंने रोते हुए कहा, पापा मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, माँ को वापस ले आइए ना पापा। पापा उदास होकर मुझसे कहते हैं, वहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता बेटा, चुप हो जाओ।
फिर भैया रोते हुए कहते हैं, माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई पिताजी। भैया फिर से गुमसुम रहने लगे। पापा ने उनके लिए बहुत सी चीजें खरीदी, लेकिन भैया की उदासी दूर नहीं हुई। फिर पापा ने मुझसे बात की। पापा ने मुझसे कहा, राजलक्ष्मी क्या तुम जानती हो भूदेव का वो ब्रश कहाँ है जो उसे भानगढ़ के किले में मिला था। मैंने कहा, हाँ पिताजी जानती हूँ, लेकिन क्यों? पिताजी ने कहा, याद है पिछली बार जब भूदेव ने चुप्पी साध ली थी, तब उस पेंटिंग ब्रश से पेंटिंग बनाकर वह बहुत खुश हुआ था और उसके बाद उसका व्यवहार भी सामान्य हो गया था। मैंने पापा से कहा, भैया ने उसके बाद एक और पेंटिंग बनाई है, पर मुझे बताते हुए डर लग रहा है। पापा ने कहा, डरो मत बेटा, बताओ मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैंने पिताजी को बताया कि भैया ने वह पेंटिंग अपनी किताबों की अलमारी में छुपा रखी है। पिताजी को भैया की अलमारी से वह पेंटिंग मिल गई और उसे देखकर वे सकते में आ गए, क्योंकि माँ जिस हालत में अमलतास के पेड़ से लटकी मिली थी, वह पेंटिंग बिल्कुल वैसी ही थी। यहाँ तक कि माँ के कपड़ों का रंग भी समान था। पापा ने चीखते हुए कहा, लेकिन यह कैसे संभव है? मैंने पापा से कहा, पापा आप भैया को डांटेंगे तो नहीं ना? पापा ने मुझसे कहा, नहीं बेटा, पर विश्वास नहीं होता, यह कैसे हो सकता है? मैं भी हैरान थी। मैंने कहा, पापा इसमें जरूर कोई रहस्य है। पापा ने कहा, मुझे इस संबंध में भूदेव से बात करनी होगी। लेकिन जब पिताजी ने भैया से पेंटिंग के बारे में पूछा तो भैया ने कहा, नहीं पापा, मैंने यह पेंटिंग नहीं बनाई। पापा ने कहा, लेकिन भूदेव, राजलक्ष्मी ने तुम्हें यह पेंटिंग बनाते हुए देखा था। भैया को उस पेंटिंग के बारे में कुछ याद नहीं था। भैया रोते हुए कहते हैं, पापा सच में मुझे कुछ याद नहीं, मैंने यह पेंटिंग नहीं बनाई। पापा हैरान थे। पापा कहते हैं, भूदेव के दिमाग पर ज्यादा जोर देना ठीक नहीं, इसकी हालत बिगड़ सकती है। पापा ने भैया से कहा, कोई बात नहीं भूदेव, चुप हो जाओ, शाम को मैं तुम दोनों को तुम्हारी नानी माँ के घर ले चलूँगा। और उस शाम हम अपनी नानी माँ के घर पर थे। नानी माँ ने हमें प्यार से बुलाकर कहा, आओ मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं तुम दोनों को अपनी आंखों से कभी ओझल नहीं होने दूंगी। उस हादसे के बाद बच्चों को माँ के प्यार की ज़रूरत है, इन्हें अब मेरे पास रहने दो। पापा ने कहा, जी जैसा आप उचित समझे, मैं हर दूसरे दिन आता जाता रहूँगा। लेकिन पापा बहुत कंफ्यूज थे। पापा कहते हैं, बच्चे यहाँ रहेंगे तो उन्हें दुख से निकालना आसान होगा। इस बीच में उस पेंटिंग ब्रश और दोनों पेंटिंग्स को भी कहीं फेंक दूंगा। वापस घर आकर पिताजी ने पहला काम उन दोनों पेंटिंग्स और उस पेंटिंग ब्रश को फेंकने का किया। पापा खुश हो गए और कहने लगे, मैंने यमुना के बीच बीच उन पेंटिंग्स और उस पेंटिंग ब्रश को विसर्जित कर दिया, अब सब ठीक हो जाएगा। इतना कह राजलक्ष्मी चुप हो गई। राजलक्ष्मी कहने लगी, तो ये थी हमारे बचपन की कहानी और अभिशाप का इतिहास। शिप्रा के पापा बुरी तरह से चौंक गए और कहने लगे, लेकिन बुआ, पापा ने उस हवेली की कहानी मुझे अलग क्यों बताई? और दादी की मृत्यु के बाद क्या आप सब ने हवेली छोड़ दी थी? और शिप्रा को अपने साथ हुई घटना को समझने का एक नया नजरिया मिल गया। शिप्रा मन में सोचती है, रेखा ने भी यह बताया था कि जब आपके दादाजी छोटे थे तभी वो, तो क्या इसका मतलब उस जंगल वाली घटना से सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं? उधर बंद लाइब्रेरी में भूदेव ठाकुर यानी शिप्रा के दादाजी काफी परेशान थे। शिप्रा के दादा कहते हैं, मुझे इस पेंटिंग को अभी कहीं छुपाना ही होगा, अगर किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तभी हमें किसी को हमला करता हुआ दिखाया जाता है। किस पर हुआ है यह डरावना हमला? राजलक्ष्मी या भूदेव? कौन है सच्चा और कौन है झूठा? इस बार भूदेव जी ने ऐसी कौन सी पेंटिंग बनाई है जिसके लिए वे इतने परेशान हैं? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।